हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आज का हमारा आर्टिकल रिलेटेड है G7 से। लेकिन एडिटोरियल डिस्कस करने के पहले क्विकली हम देख लेते हैं कि ये जो डिस्कशन है वो हमें किस तरह से एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। सबसे पहले एडिटोरियल में उन्हीं मुद्दों पे आर्टिकल्स आते हैं जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में है। दैट मीन्स जनरल अवेयरनेस में जो आपके करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वहां पे ये आपकी हेल्प करता है। सेकंड, अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करता है। थर्ड, प्रेसी राइटिंग। आपने देखा होगा कि कुछ एग्जाम्स में प्रेसी राइटिंग पूछे जाते हैं, लाइक आरबीआई, सेबी, नबार्ड, ईपीएफओ। वहां पे प्रेसी राइटिंग में क्या है कि आपको समराइज करके कम शब्दों में लिखना होता है। Until unless you understand what is being said in the paragraph, you will not be able to actually summarize it. And finally, in the interview, आप हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन को सुनते समय इन एस्पेक्ट्स को जरूर ध्यान में रखें। तो आज स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन से जो G7 से रिलेटेड हैं और आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जस्ट पॉज द वीडियो, go through these questions, and then we'll discuss the article, and after that again we'll come to these questions. Okay, क्विकली इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं जो आपको ये आर्टिकल समझने में मदद करेगा। G7 में मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए एंड यूके। मोस्ट डेवलप्ड रिचेस्ट इकोनॉमीज जो हैं, इकोनॉमिक कंट्रीज जो हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। इसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था आफ्टर द ऑयल क्राइसिस। 1972-73 में ऑयल क्राइसिस के बाद इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जहां पे हम इन मुद्दों पे डिस्कशन कर सके। शुरुआत में जब 1975 में फॉर्म हुआ था तो ये G6 था, इसमें कनाडा नहीं था। ये 6 कंट्रीज ने इसको फॉर्म किया था मिलके, और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कनाडा भी इसमें जुड़ा और तब ये हो गया G7। 1998 में फिर रशिया भी इसमें ऐड हुआ और रशिया ऐड होने के बाद ये हो गया G8। लेकिन 2014 में क्रीमिया के अनेक्सेशन के बाद, क्रीमिया पे इन्होंने कब्जा कर लिया रशिया ने, तो इसके बाद इसे G8 ग्रुप से हटा दिया गया और फिर से ये G7 बन गया। और अभी प्रेजेंटली ये 7 कंट्रीज का एक समूह है। प्रेजेंटली इट इज G7। अब अभी क्यों न्यूज में है G7 एंड क्यों कहा जा रहा है 7 to 11, जो इसका आर्टिकल का टाइटल भी है? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी अनाउंस किया है कि इन G7 में 4 और कंट्रीज को ऐड किया जाए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया। राइटर कहते हैं कि इंडिया डिजर्व करता है अपना प्लेस ग्लोबल स्टेज पे, लेकिन इसको क्लियर रहना चाहिए अबाउट इट्स एम। ऐसा ना हो कि यूएस और चाइना के बीच जो कोल्ड वार चल रहा है उसमें इंडिया एक मोहरा बन के रह जाए। लेट अस सी। Dismissing the current configuration of Group of Seven, or G7, of the world's most developed nations as outdated, US President Donald Trump announced over the weekend that he would like to expand it to G11. He is proposing that it should be G7 by adding India, Russia, South Korea, and Australia. He followed that up with invitations to their leaders, including Prime Minister Modi, to attend the G7 summit in the US later this year. अभी नेक्स्ट 46th समिट G7 का होने वाला है यूएस में, पोस्टपोन कर दिया गया कोविड-19 की वजह से। 45th हुआ था 2014 में फ्रांस में। ये जो 46th समिट होने वाला है यूएस में, इसके लिए इन्होंने इनवाइट किया है इन 4 कंट्रीज को और प्रपोज किया है कि ये 4 कंट्रीज भी शामिल होने चाहिए G7 में और ये बन जाना चाहिए G11। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया ने जो यूएस का ये अनाउंसमेंट है उसका वेलकम किया है, उसका स्वागत किया है, अप्रिशिएट किया है। लेकिन रशिया, जिसके पीछे की भी हिस्ट्री रही है कि पहले ये ऐड हुआ था और 2014 में क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद ये हटा दिया गया था, रशिया ने ये कहा है कि ये तभी एक्सेप्ट करेगा इस प्रपोजल को अगर इसको बिल्कुल बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पे एक जो ध्यान देने वाली बात ये है कि चाइना को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे पर्पस ये हो सकता है यूएस का, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच कोल्ड वार तो चल ही रहा है, कि
जो कंट्रीज चाइना से किसी न किसी वजह से खुश नहीं हैं, दुखी हैं, उनको एक साथ मिलाया जाए और ये डिस्कस किया जाए कि किस तरह से फ्यूचर में चाइना से डील किया जाए. Because here it says a White House spokesperson even explained that the G11 would be a way for the US to bring together its traditional allies to talk about how to deal with the future of China. हालांकि चाइना ने ये कहा है कि ये जो G11 का आइडिया है, it is going to fail. The proposed G11 grouping would recognize India's place amongst the world's richest nations and acknowledge its global voice. However, the government must weigh the benefits proposed along with some of the factors that are still unclear. As host, Mr. Trump can invite any country as a G7 special invitee, but changing its composition will require the approval of the other members. So, राइटर का कहना है कि इंडिया के लिए ये गर्व की बात होगी, लेकिन देखना चाहिए इंडिया को भी सतर्क होके कि इसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. प्लस अभी कई सारी चीजें अनक्लियर है, क्योंकि ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कहा है, लेकिन इसमें और भी अदर कंट्रीज हैं, उनका क्या कहना है, क्या वो भी इसके लिए अग्री होंगे? क्योंकि एज अ स्पेशल इनवाइटी किसी कंट्री को इनवाइट करना एक अलग बात है, लेकिन उस ग्रुप में शामिल करना ये एक अलग बात है. उसके लिए और अदर जो कंट्रीज हैं यूएस के अलावा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, इनका भी अप्रूवल होना जरूरी होगा. So already there are some concerns over Russia which could derail the entire G11 plan. So other countries के अप्रूवल के अलावा अभी जो प्यूटिन का स्टैंड है इस मामले में, वो भी इसको डिरेल कर सकता है. सो अभी ये बहुत ही प्रीमेच्योर होगा सोचना कि आगे क्या होगा, क्योंकि कई सारी चीजें अनक्लियर है. प्लस ये भी देखा जा रहा है कि नवंबर में पोल्स होने वाले हैं यूएस में. सो ये कब हो पाती है मीटिंग, क्योंकि अभी ये पोस्टपोन किया गया है और यूएस का कहना है कि ये लगभग सितंबर में कभी ये मीटिंग्स की जाएगी. डिस्पाइट इट्स बॉर्डर टेंशंस विद बीजिंग, India must also consider its objectives in attending a grouping that appears aimed at fueling a new Cold War between the US and China. Finally, an evaluation of G7's effectiveness as a multilateral forum thus far is needed, given deep member differences on issues including climate change, security contributions, Iran, etc. In France last year, the grouping was unable to issue a joint communique due to these differences, a first in its 45-year-old history. So last year जो 45th मीटिंग हुई थी, वो हुई थी फ्रांस में, और उस मीटिंग में पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ मुद्दों पर, लाइक क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, जो 7 कंट्रीज थे वो सबके ओपिनियन एक जैसे नहीं थे. सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिर G7 का जो इफेक्टिवनेस है उसको भी देखा जाना चाहिए कि इन मुद्दों पर उनका क्या इफेक्टिवनेस है, कितना उनकी आपस में राय मिलती है. सो ये था हमारा आर्टिकल. लेट अस क्विकली सी द क्वेश्चंस जो शुरू में हमने देखे थे. The first question is, which of the following countries is not to be added in G11 as announced by the US President? So Russia, South Korea, France and India. So answer होगा France, क्योंकि already ये G7 में है. When G7 was G6, which country of G7 was not there in G6? So आपने देखा इस शुरू में 6 कंट्रीज ने शुरू किया था और एक साल बाद कनाडा ऐड हुआ था जब ये G6 से G7 हुआ. When G7 was G8, which country was there in G8 besides the countries of G7? So G8 जब बना तब कौन सा कंट्री था? रशिया था, और 2014 में इसे हटा दिया गया था क्रीमिया के अनेक्सेशन के बाद. Despite being among the first 5 richest economies of the world, which country is not proposed to be added in G11? So China, हमने डिस्कस किया आर्टिकल में. नेक्स्ट G7 मीटिंग विल बी द 46th मीटिंग, क्योंकि लास्ट जो हुआ था 45th हुआ था 2014 में. कहाँ हुआ था? फ्रांस में. अभी जो नेक्स्ट होने वाला है यूएस में, मीटिंग प्रपोज टू बी हेल्ड इन यूएस. लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? जापान, ब्राजील, इटली, यूके और जर्मनी. इसमें से कौन सी कंट्री है जो G7 का मेंबर नहीं है? अब इस तरह से अगर हम हर आर्टिकल में देखते चलेंगे तो एग्जामिनेशन में जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. और चूंकि आपने एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ा है,
इसको रट्टा नहीं मारा है, स्टोरी की तरह पढ़ा है, तो ये आपको याद रह जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।